बेनज़ीर का कत्ल आज भी एक बहुत बड़ा राज है। 27 नवंबर 2007 को लियाकत बाग में जो धमाका हुआ, जिसमें बेनज़ीर के साथ साथ 26 लोग और मारे गए और 90 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन आज तक इसके ऊपर ना ही कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन की गई है और ना ही इसके हवाले से कोई सीरियस क्लैरिफिकेशन दी गई है। और इस वाक़े के हवाले से एक आम पाकिस्तानी के जहन में डिफरेंट तासुरात पाए जाते हैं। कोई ये समझता है कि बेनज़ीर का कत्ल आसिफ अली ज़रदारी ने करवाया है क्योंकि वो सदर बनना चाहते थे। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका कत्ल जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कराया है, और वहीं पर कुछ लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, ये सिर्फ़ एक दहशतगर्दी का वाक़या था जिसमें वो मारी गई। लेकिन ये तमाम मफरूज़े हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो इस सारे वाक़े की बुनियाद को समझने के लिए, इसको एक सही पर्सपेक्टिव में देखने के लिए और इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको इस सारे वाक़े का पस मंज़र जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होता कुछ यूँ है कि 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, तब कुछ अमरीकी और बरतानवी सफ़ारतकार, परवेज़ मुशर्रफ साहब और बेनज़ीर के दरमियान एक डील हुई थी। इस डील के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर के तमाम करप्शन चार्जेस को ख़त्म करना था, उन्हें मुल्क में वापस आने की इजाज़त देनी थी और अगला इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त देनी थी। इसके बदले में जो मुशर्रफ साहब को इंश्योरेंस कराई गई वो ये थी कि आप इसके बदले में सदर रह सकते हैं, कोई भी बैरूनी ताकत जो है वो आपके रास्ते के अंदर रुकावट नहीं डालेगी। इसका जो वेस्टर्न्स और अमेरिकन्स को बेनिफिट था वो ये था कि अगर इस डील के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर रहते हैं तो भी उनके एलाय बनकर रहेंगे, और अगर जो बेनज़ीर भुट्टो हैं अगर इलेक्शन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आगे आती हैं तो भी उनकी एलाय बनकर रहेंगी। तो उनका दोनों तरफ से फ़ायदा था। बहरहाल इस डील को ऊपर ऊपर से तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मान लिया, लेकिन लोग ही वो बेनज़ीर को ज़्यादा लाइक नहीं करते थे और अंदर से जानते भी थे कि कोई भी इस वक्त डेमोक्रेटिक लीडर ऐसा नहीं था जो कि ज़्यादा पॉपुलर हो इन कंपैरिजन टू बेनज़ीर भुट्टो। तो उन्हें लगता था कि अगला इलेक्शन पॉसिबली इन्होंने जीतना है और प्राइम मिनिस्टर भी यही बनेंगी। तो पाकिस्तान रवानगी से पहले दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ही बेनज़ीर ने एडम थॉम्सन, जो कि एक बरतानवी सफारतकार था, उसको फ़ोन किया। ये वही सफारतकार था जिसने मुशर्रफ साहब और बेनज़ीर के दरमियान डील कराई थी। उन्हें बेनज़ीर ने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे मारने का प्लान बना लिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो मुलव्विस लोग हैं, एक तो उन्होंने नाम बताया कि फॉर्मर ISI चीफ जनरल हमीद गुल, इसके अलावा उन्होंने दूसरा अलकायदा लीडर कारी सैफुल्लाह का नाम बताया, जो कि पहले भी उनकी हुकूमत को गिराने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। बहरहाल इस थ्रेट के बावजूद भी 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करती हैं, और लैंड करते ही जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं उनका पैगाम बेनज़ीर तक पहुंचता है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी का दारोमदार तुम्हारे और मेरे ताल्लुक़ के ऊपर मबनी है। और जो बेनज़ीर हैं वो इस मैसेज को थ्रेट समझती हैं और उसी वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट डिक चीनी को फ़ोन करती हैं और उन्हें बताती हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, और जो अमरीकी सफारतकारों को जो अमेरिका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देता है वो मुझे भी दिया जाए। जिसके बदले में डिक चीनी साहब उन्हें डिनकॉप नामी एक सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, जो कि बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही बेनज़ीर कराची एयरपोर्ट के ऊपर उतरती हैं, वहाँ पर हज़ारों का एक मजमा उनके इस्तकबाल को पहुँचा होता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। तो तब बेनज़ीर एक डबल डेकर बस के ऊपर चढ़ती हैं और वहाँ से उनका जो काफ़िला है सारे शहर भर से होता हुआ मज़ार-ए-कायद की तरफ रवाना होता है, जहाँ पर अल्टीमेटली बेनज़ीर ने अपना खिताब करना था। लेकिन मंजिल पर पहुँचने से पहले ही रास्ते के दरमियान ही उनकी बस के करीब 2 खुदकश धमाके होते हैं, जिसमें बेनज़ीर तो बच जाती हैं लेकिन 149 लोग और मर जाते हैं, और इसके अलावा तकरीबन 400 लोग उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। इस हमले के बाद बेनज़ीर सदमे में अपनी फैमिली को लेकर दुबई चली जाती हैं और वहाँ उनके साथ छुट्टियाँ मनाने का प्लान करती हैं। और जब वहीं पर ही होती हैं तो उनकी एक दोस्त आसमा जहांगीर साहिबा, जो कि एक रिनाउंड ह्यूमैनिटेरियन है, वो उनको फ़ोन करती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम्हें मारने का पक्का प्लान कर लिया गया है, तुम वापस ना आओ। लेकिन बेनज़ीर उनकी बात नहीं मानती और वापस फिर पाकिस्तान आती हैं और अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है
उसको रिज्यूम कर देती हैं। और फिर 27 नवंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी का एक जलसा होता है। वो लियाकत बाग जहाँ पर ऑलरेडी 1951 में एक साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया था। वही लियाकत बाग जिसके कुछ ही मील के फासले के ऊपर मौजूद GHQ के अंदर बेनज़ीर के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार देने का प्लान बनाया गया था। तो जब इस जलसे के अंदर बेनज़ीर अपना खिताब कर रही होती हैं तो उसमें कुछ मशकूक हरकत देखने को मिलती हैं। एक सिक्योरिटी एहलकार जिसका नाम खालिद शहनशाह था, जो कि इस जलसे में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, वो मजमे के अंदर मौजूद एक 15 साला लड़के को आँख से बेनज़ीर की तरफ इशारा करता है और उसके बाद अपनी एक उंगली अपने गर्दन के ऊपर ऐसे फेरता है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो किसी को कत्ल करने का हुक्म दे रहा हो। तो जैसे ही बेनज़ीर अपना खिताब करके स्टेज से नीचे उतरती हैं और अपनी गाड़ी के अंदर आती हैं तो गाड़ी की सनरूफ से वो बाहर निकल कर खड़ी हो जाती हैं और अपने जो वहाँ पे शायकीन हैं, जो वहाँ पे हाज़रीन थे, उनको हाथ हिलाने के लिए, वेव करने के लिए वहाँ पे ऊपर खड़ी हो जाती हैं। तो वहीं पर ये लड़का जो बिलाल है वो आगे आता है और अपनी पिस्तौल से 3 शॉट्स फायर करता है, जिनमें से एक गोली जो है वो बेनज़ीर के सर में जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो अंदर गाड़ी के अंदर ही गिर जाती हैं। और फिर वो अपनी जो एक्सप्लोसिव जैकेट है उसको एक्सप्लोड करता है, जिससे बेनज़ीर के ऊपर डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उनकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके अलावा जो एक तकरीबन 26 लोग हैं वो मारे जाते हैं और तकरीबन 90 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी होते हैं। तो जो बेनज़ीर की जो सिक्योरिटी टीम थी वो उस टूटी फूटी गाड़ी को वहाँ पे इस्लामाबाद के किसी करीबी हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर 1 घंटे के ओपन हार्ट मसाज के बाद वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, देन दे डिक्लेयर दैट शी इज़ डेड, शी इज़ नो मोर। इस धमाके और हाई प्रोफाइल असैसिनेशन के बाद होना तो ये चाहिए था कि उस क्राइम सीन को जितना जल्दी हो सकता उसको प्रोटेक्ट किया जाता, ताकि वहाँ से शवाहिद मिल सकते जो कि बाद में इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम आते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक 3 स्टार जनरल जिसका नाम कहीं पर वैसे मिलता नहीं है, उनके हुक्म के ऊपर जो क्राइम सीन है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर साफ़ कर दिया गया। इसके अलावा जो बेनज़ीर की गाड़ी थी उसके अंदर जितने भी शवाहिद थे उनको भी जो फॉरेंसिक टीम है उसके आने से पहले साफ़ कर दिया गया। इसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस की इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर पहुँची उसको भी वहाँ पर काम नहीं करने दिया गया, जिससे ऑब्वियसली ज़ाहिर यही होता है कि कई ऐसी पावरफुल शख्सियात वहाँ पे उस वक्त मौजूद थीं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट नहीं होने देना चाहती थीं और शायद सच के अंदर कोई खासी इंटरेस्टेड नहीं थीं। सिक्योरिटी एहलकार खालिद शहनशाह को इस वाक़े के कुछ दिन के बाद कराची में उसके घर के बाहर ही कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा जो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो वो लड़का बिलाल था वो अपनी आखिरी रात पेशावर के एक मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया के अंदर गुजार कर आया था, जिसको एक तालिबान लीडर समीउल हक चलाता था। इसके अलावा इस सारे वाक़े की जो फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तालिबान लीडर बैतुल्ला महसूद ने ली। तो इस तरीके से कोई भी कंक्लूसिव कोई रिज़ल्ट इसका सामने नहीं आया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई नाम बाहर निकल कर नहीं आया, किसी को पनिशमेंट नहीं दी गई। और इस तरीके से जो बेनज़ीर का नाम है वो पाकिस्तान की मर्डर मिस्ट्रीज़ के जो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हाई प्रोफाइल नेम्स हैं जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक, इस लंबी फहरिस्त के अंदर बेनज़ीर का नाम भी अंदर शामिल हो गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये रेफरेंसेस कहाँ से आए हैं, तो इस हवाले से एक बहुत अच्छी किताब है डेक्लन वॉल्श की 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो बेनज़ीर मर्डर मिस्ट्री के हवाले से डिफरेंट जो रेफरेंसेस हैं, डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विज़िट, यू कैन रीड दैट बुक। Until next time, Allah Hafiz.